जितेश कुमार। दिन सोमवार दिनांक 8 अप्रैल 2024 के दिन बाहर देशों से हमारे देश में घूमने आए हुए कुछ टूरिस्ट, जो कि एक ड्राइवर जिनका नाम दिलजीत सिंह था। दिलजीत सिंह अपने टूरिस्ट को लेकर कश्मीर घाटी में घूमने जाते हैं। घूमने जब जाते हैं तो जब कश्मीर पहुंचते हैं, रात हो जाती है। रात होने के साथ ही उन सभी लोगों ने एक जगह रुककर डिनर करने के लिए एक शोपियान के हीरापुर इलाके में मुगल रोड पर स्थित दानिश रिजॉर्ट, जो बहुत ही उस इलाका का फेमस टूरिस्ट के लिए रिजॉर्ट है, जहाँ पे लोग जाते हैं, खाना खाते हैं और फिर आराम करके अगले दिन घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन टूरिस्टों में शामिल जर्मन के और भारत के भी अन्य इलाकों से लोग उस टूरिस्ट में शामिल थे। लेकिन उस दिन एक ऐसी घटना घटती है जो सारे के सारे भारतवासी इस खबर को जानकर पूरी तरीका से हक्का बक्का और चौकन्ना हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें दो मुसलमान टूरिस्ट भी थे, जो कि इस दो मुसलमान टूरिस्ट में रहमान और सिल्ली रेबर और हिंदू टूरिस्ट और भारत के बाहर देशों से, जर्मनी से आए भी कुछ टूरिस्ट थे उसमें। लेकिन जैसे ही शाम होता है, सारे के सारे टूरिस्ट अपने गाड़ी से निकलकर रिजॉर्ट में प्रवेश करते हैं और शाम को रात 8:30 पर जैसे ही डिनर का टाइम होता है, ये लोग जब डिनर करने लगते हैं तो अचानक वहां पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। दानिश रिजॉर्ट में जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे, सारे के सारे टूरिस्ट में अचानक खलबली मच जाती है और सारे के सारे टूरिस्ट खुद को बचाव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागने लगते हैं। लेकिन अफसोस, इसमें जो एक मेन ड्राइवर जो सनातनी थे, उनको पेट के अंदर 2 गोलियां तथा 1 गोली पैर के अंदर मार दी जाती है और बाकी भी विदेशी टूरिस्ट के ऊपर उन पे AK-47 से अनाधुंध फायरिंग की, एक के बाद एक अनेक गोलियां चला दी जाती हैं। उसके बाद ये सारे के सारे आतंकवादी अपना पूर्ण कायराना हरकतें दिखाते हुए वहां कश्मीर के लोकल लोगों के मदद के साथ वे वहां से भाग निकलने में सफल होते हैं। और जब भाग जाते हैं, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस रिजॉर्ट, दानिश रिजॉर्ट के पास पहुंच जाती है। सारे के सारे लोगों को पुलिस अपने कंट्रोल के अंदर ले लेती है। कंट्रोल में लेने के बाद पूछताछ स्टार्ट की जाती है, तो पता चलता है कि अटैक करने वाला जो मेन था साहिल कोटेजा, जो कि लश्कर-ए-तोयबा आतंकवादी संगठन से उसका लिंक था और वह हमेशा ही इस तरह की का कायराना हरकत के लिए कश्मीर के अंदर एक नामी आतंकवादी के टॉप लिस्ट में यह आने लगा था। दानिश रिजॉर्ट के इस हमला को टूरिस्ट पर पहला हमला जम्मू एंड कश्मीर के अंदर माने जाने लगा, जो कि 2002 से ही वैली के अंदर साहिल कोटेजा अपने अनेक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचा चुका था। लेकिन अब समय आ गया था 2023, जिसमें से साहिल कोटेजा लश्कर-ए-तोयबा के कैटेगरी C से अब वह कैटेगरी A पर आ गया था। मतलब वहां के मेन कमांडर बन चुका था। और उसके साथ ही जो साथ दे रहे थे साहिल कोटेजा का, उसमें से एक और नाम निकल कर आता है, जिसका नाम था हरीश नाजिर, जो कि पुलवामा का रहने वाला था और वही इसके साथ भी अटैक में कितना बार शामिल हुआ। हरीश नाजिर, जो कि अपने साहिल कोटेजा को गुरु मानता था और उसके साथ हर प्रकार के कश्मीर के अंदर आतंकवादी टेररिस्ट अटैक में हमेशा साथ दिया करता था।
हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। इससे पहले जो आरसी अटैक हुआ था उसमें भी साहिल कुटेजा तथा नाजिर हरीश नाजिर का नाम बार बार आ रहा था। शुरुआत में जैसा मैंने बताया कि यह शुरुआत था कश्मीर के फर्स्ट टूरिस्ट पर अटैक करना, और साथ ही साथ कश्मीर के अंदर जो नन मुसलमान थे उनको भी यह टीआरएफ हमेशा अपना निशाना बनाते रहता था। आज हम जानेंगे कि दानिश जो रिजॉर्ट से लेकर पहलगाम हमला तक की यह पूरी कहानी, जिसमें कैसे आतंकवादियों के द्वारा बार बार टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। वहां पर कश्मीर के अंदर जितने भी मजदूर जाते हैं जो कि नन मुस्लिम हैं, और उन सभी लोगों को निशाना बनाया गया जिसको टीआरएफ इनकी नजरियों को जो पसंद नहीं करता था, या जिसकी विचारधारा टीआरएफ से नहीं मिलती थी, जो आतंकवाद के पक्ष में नहीं थे, उनको निशाना बनाया जाते रहा। और इसके बाद कैसे हमारे देश के वीर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही साथ उन्हें पूरी तरीका से बता दिया गया कि अब कश्मीर के अंदर किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला को सहन नहीं किया जाएगा। कैसे एलिमिनेट किया गया टीआरएफ के चीफ और टीआरएफ के जितने भी उसके अंदर जितने भी आतंकवादी थे उन सभी लोगों को। तो हम इसमें जानेंगे कि साहिल कुटेजा, हरीश नाजिर और अन्य आतंकवादियों को कैसे एलिमिनेट किया गया। यह एलिमिनेट जो किया गया ऑपरेशन किलर के अंदर। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस एपिसोड को दानिश रिजॉर्ट के बाद। अप्रैल का महीना, उसी महीना जिस महीने में दानिश रिजॉर्ट के अंदर टूरिस्ट पर हमला किया गया था, उसी हमले के उसी मंथ के अंत में इसी जगह कश्मीर में जहां ये घटना हुआ, वही सेम लोकेशन पर शोपियान का रहने वाला वानडुना गांव जो है उसमें रहने वाला अदनान सफीदार, एक लड़का जो कि जीडीएस खंबाल से बीए की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन आतंकवादी पढ़ाई नहीं करते हैं, यह सिर्फ दिखावा और छल बता रहे थे कि हम बीए का पढ़ाई कर रहे थे। एक्चुअली वह आसमानी किताब से बचपन से जो उनके माइंड के अंदर मैडनेस का जो रस डाल दिया जाता है मदरसा के अंदर, बस वह उसी को प्रयोग करना और पूरी तरीका से अंजाम देने के लिए वह पूरा उनका मकसद होता है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए एक कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा अदनान सफदार भी साहिल कुटेजा के साथ अनेक टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व था। जब दानिश रिजॉर्ट पे हमला हुआ तो कहीं ना कहीं अदनान सफीदार का भी नाम बार बार उस हमले में आता था। एक दिन जैनपुरा के ऑपरेशन कर रहे टीम, जो भारतीय सैनिक के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा था, एक टिप मिलती है कि दानिश रिजॉर्ट पे हमला करने वाला अदनान सफीदार का भी हाथ है। शक के आदेश के अनुसार अदनान सफीदार को उसके घर से उठा लिया जाता है, पुलिस रिमांड में ले लेती है। लेकिन अदनान सफीदार के खिलाफ हमारे जो भी जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी थे उनको किसी भी प्रकार का कोई सुराग न मिलने के कारण, या यूं बोले कि पुलिस के ढिलाई के कारण, उसको 5 दिनों के बाद रिहा कर दी जाती है। रिहा होने के बाद यह अदनान सफीदार कुछ दिनों के बाद वह अपना घर को छोड़कर पूरी तरीका से गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है, बहुत दिनों तक मालूम नहीं चलता है, तो इसके गार्जियन जाकर थाना में एफआईआर करवाते हैं। थाना में एफआईआर करवाने के बाद जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि अदनान सफीदार लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठन के साथ जाकर मिल गया है और पूरी तरीका से वह एक आतंकवादी बन चुका है। उसके बाद अगला नाम फिर से साहिल कुटेजा का
18 मई 2024 को सेम एक्शन में सेम प्लेस पे जो रिजॉर्ट था वहीं पे एक बीजेपी के कार्यकर्ता जिनका नाम एजाज अहमद, जो कि हीरापुर गांव के पहले सरपंच भी रह चुके थे, उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इसमें पूर्ण रूपेण नाम आता है साहिल कुटेजा का। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज जो होती है दोस्तों, बार बार जो साहिल कुटेजा का नाम आने से जब सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा था, तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब साहिल कुटेजा को मेन टॉप के रडार पे रखती है। मेन प्रायोरिटी अब हो जाता है कि साहिल कुटेजा को हर हाल में 2 से 3 सप्ताह के अंदर मारा जाना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा एंटी टेररिस्ट अटैक या हम बोले एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन की भी शुरुआत अब वैली के अंदर कर दिया जाता है। 5 महीने बीतने के बाद अब समय आ जाता है अक्टूबर महीना। अब हम बात करते हैं वही लड़का जो कि अपने घर से कुछ समय पहले भाग गया था और वह जाकर टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद अदनान सफीदार, अब इसका कहानी पुनः अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। यह इतने दिनों का बीच में जाकर पूरी अच्छा तरीका से ट्रेनिंग लेता है और टेररिस्ट ग्रुप के साथ ट्रेनिंग लेने के बाद जब यह पाकिस्तान के पीओके से भारत में जब इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद इसको अभी लश्कर तैयबा ने कैटेगरी सी के आतंकवादी संगठन में डाल दिया जाता है और अब इसे मिशन पर भेजने की तैयारी की जाती है। मिशन पर भेजने के लिए टीआरएफ, जो कि कश्मीर का एक आतंकवादी समूह है, उसका कश्मीर के अंदर 2-3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस पे वह बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ काम करता है। पहला जो है, कश्मीर के अंदर जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनके अंदर डर का माहौल पैदा करना, या यूं बोले कि उन्हें मार देना और भारत सरकार को संदेश देना कि कश्मीर एक अलग राज्य है। दूसरा, हिंदुओं को चुन चुन कर मारना, चाहे वह हिंदू वहां के पंडित हों, चाहे वह हिंदू बाहर से मजदूरी अन्य राज्यों से कश्मीर के अंदर मजदूरी करने के लिए गए हुए हों, या किसी भी प्रकार के हिंदू से उनका पूरा मकसद को डराना है और यह सुनिश्चित करना है कि कश्मीर के अंदर किसी भी प्रकार के कोई हिंदू नहीं आ सके। अब अदनान को जब यहां पर भारत के कश्मीर में मिशन पर भेजा जाता है, तो अदनान 2 महीने बाद दिसंबर में एक बड़ा आतंकवादी हमला करता है। वह कश्मीर के अंदर काम कर रहे बेगुनाह या शरीफ हिंदू जो वहां अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करने के लिए कश्मीर के अंदर जब वह जाता है, तो उसे चुन चुन कर जहां मजदूर काम कर रहे थे वहां AK-47 से बहुत सारे मजदूरों को एक साथ भूंज दिया जाता है। एक साथ हिंदुओं को, अन्य राज्यों से गए हुए हिंदुओं को भूंज दिया जाता है गोलियों से। इसके बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जो हाई अलर्ट पर था, जिसका नाम था साहिल कुटेजा, उसके लिए जब सर्च ऑपरेशन हो रहा था, तो उसी के बीच में एक और बड़ा आतंकवादी जो टीआरएफ के बड़े नेता या बड़े आतंकवादी के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेज को हमारा इंटेल मिलता है और दिसंबर 2024 के अंदर ही जुनैद अहमद भट्ट को भी मार दिया जाता है, जो भी वहां के मजदूरों को मारने में, वहां के एक हिंदू डॉक्टर को बारामुल्ला में उनके क्लिनिक पर आकर ब्लैंक पॉइंट पे मारने में इसका हाथ था, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब टीआरएफ के बड़े आतंकवादी को जब एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो टीआरएफ का एक साइकी देखी गई है कि जैसे ही उसको एक बंदा को मारा जाता है, तो वह पुनः हर हाल में कोशिश करता है कि उससे भी बड़ा ऑपरेशन करके
उसके अंदर का एक बंदा मरा है उसका बदला लेना। बदला की भाव टीआरएफ के अंदर बहुत ही ज्यादा है। अब समय आ जाता है, जब साल बदल जाते हैं, तो अब साल आता है 2025 और 2025 में 3 फरवरी 2025 के एक सिक्रेटरी फोर्सेज के द्वारा हमला किया जाता है। उसमें मेन 3 आतंकवादी, जिसमें एक बड़ा नाम साहिल कुटेजा को हमारे सेक्रेटरी फोर्सेज के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद इसका बदला लेने के लिए टीआरएफ ने हमारे सेक्रेटरी पर्सनल, यहां बोले कि वहां के टेरिटोरियल आर्मी टीए पर्सनल को पुनः गुरुग्राम के बेही बाग इलाके में सेक्रेटरी फोर्सेज को ऊपर अटैक किया जाता है और हमारे एक सेक्रेटरी फोर्सेज वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद वहां के सेक्रेटरी फोर्सेज ने अब ठान लिया था कि उस इलाके से अब बड़ा ऑपरेशन करके टीआरएफ के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको जल्द से जल्द अब खत्म कर दिया जाए। उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन हमारे सेक्रेटरी फोर्सेज की तरफ से की जाती है। डेट आता है 16 मार्च 2025, जिसमें से हमारे सेक्रेटरी फोर्स को एक इंटेल मिलती है कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो कि हमारे कश्मीर में बहुत दिनों से, भारतीय कश्मीर में बहुत दिनों से रह रहा है और जितने भी आतंकवादी समूह और थे उनको इंटेल प्रोवाइड करने का यह काम बखूबी निभाया करता था। और उसका लिंक भी पाकिस्तान के लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और अन्य जितने भी आतंकवादी समूह थे उससे वह था, और बार बार वहां से कनेक्शन भारत के अंदर उसको डायरेक्शन मिलते रहता था कि अब कहां अगला हमला करना है, कैसे प्लानिंग बनाना है। तो हमारे सेक्रेटरी फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे एक पूरा का पूरा लिंक टूट जाता है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो मेन कम्युनिकेशन का अभी तक लाइन कर रहा था वह लिंक टूट जाता है। अब पुनः पाकिस्तान को, आतंकवादी संगठन को कश्मीर के अंदर एक और लिंक स्थापित करने की आवश्यकताएं थी, क्योंकि यहां पर उसका पहले से ही, यहां पर संगठन तो टीआरएफ, लश्कर तोयबा ये सब संगठन था, लेकिन लिंक के लिए एक वहां से पाकिस्तानी आर्मी के टॉप कमांडर जिसका नाम है हारिस मूसा, उसको बॉर्डर पार करके हमारे कश्मीर के अंदर भेजा जाता है। अब कश्मीर के अंदर भेजे जाने के बाद इनका लिंक फिर से एस्टेब्लिश्ड हो गया था। तो जब हारिस मूसा को, पाकिस्तानी जो एक टॉप कमांडर है, वह जब भारत में आता है और भारत में आने के बाद जब पुनः लिंक स्थापित हो जाता है, उसके बाद आप देखते होंगे कि अब डेट आ जाती है 22 अप्रैल 2025। उस दिन कश्मीर में आए हुए टूरिस्ट, जो कुछ लोग अपने शादी के बाद हनीमून के लिए आए थे, तो कुछ लोग अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए आए थे, तो कुछ लोग अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए कश्मीर के एक सुंदर सी घाटी में टूरिस्ट आए हुए होते हैं। इसी बीच 5 आतंकवादी इंडियन आर्मी के ड्रेस में AK-47 और कार्बाइन से पूरी तरीका से लैस, वहां के लोकल लोगों का सपोर्ट इस्लाम के नाम पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारना है, 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव नामक जगह पर मजहब पूछकर हिंदुओं को ब्लैंक रेंज से गोली मारी जाती है और उनका सर वहीं खोल दिया जाता है। उसके बाद यह मुंबई अटैक के बाद सबसे बड़ा घटना माना जाता है, जिसमें टूरिस्ट पे डायरेक्ट हमला किया जा रहा है। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, जिसका हेड चीफ सैफ शहजाद गुल को माना जाता है, जो कि पहले कश्मीर का ही एक आतंकवादी मुसलमान था। वह अब बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी, वहां पर जाकर शरण लिया और वहीं से रहकर सारे के सारे आतंकवादी टेररिस्ट हमला जितने भी हैं उसको अटैक किया जाता है। उसके बाद जो सैफ शहजाद गुल है, इसका लिंक हाफिज सईद, जैसे मोहम्मद,
इत्यादि जितने भी और पाकिस्तानी आर्मी के साथ पूरा का पूरी तरीका से उसको सहयोग मिलता है और वह उससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप देखे होंगे कि 22 अप्रैल की घटना के 3 दिन बाद साउथ कश्मीर के घने जंगल में छुपे हुए हमारे आर्मी ऑफिसर को कुछ इंटेल मिलती है और साथ ही साथ पूरी की पूरी सेना वहां पर एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद 3 सस्पेक्ट जो कि मेन रूप से गोली चलाने का काम पहलगांव के टूरिस्ट पर किया था, उनका पिक्चर स्केच बनवाया जाता है और पूरे कश्मीर में उसे छपवा दिया जाता है। पूरे के पूरे कश्मीर में छपवाने के बाद उनके नीचे लिखा जाता है उर्दू में कि जो कसूर लोगों को मारते हैं उनका कश्मीर के अंदर कोई जगह नहीं है और उन सभी पे 20-20 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया जाता है वहां के सेक्रेटरी फोर्सेस के द्वारा। उसके बाद शाहिद कोटे जो पहले से ही आतंकवादी था और आदिल अहमद, जितने भी आतंकवादी के लिस्ट हमारे इंडियन आर्मी के पास था, उन्होंने तत्काल पूरे के पूरे लोगों का घर को वहीं पे बारूद लगाकर उड़ा दिया जाता है और एक पूरी तरीका से सारे के सारे कश्मीरी के आतंकवादियों को यह सूचना दे दिया जाता है कि अब भारत देश आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। सोफियान के हीरापुर में भी बहुत सारे लोगों आतंकवादियों का घर गिरा दिया जाता है। अब दिन आता है 7 मई 2025। उसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन भारत के फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया जाता है। यह जो ऑपरेशन था पाकिस्तान के अंदर बैठे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं और उसको मदद करने वाली पाकिस्तानी आर्मी को जवाब देने के लिए इस प्रकार के हमले और ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया और वहां पर प्रीसियस टारगेट करके जितने भी आतंकवादी संगठन थे उन सारे के सारे को तहस नहस कर दिया गया, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर एक और अल्टरनेटिव ऑपरेशन का भी साथ ही साथ शुरुआती कर दिया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम जो दिया जाता है वह ऑपरेशन होता है ऑपरेशन कॉटेज या ऑपरेशन किलर। इसका मतलब है कि जहां पर भी आतंकवादियों को देखो डायरेक्ट ठोको, कोई इफ बट नो क्वेश्चन, देखो और 72 हुरों के पास डायरेक्ट टिकट काट दो। 13 मई 2024 को जब यह ऑपरेशन का शुरुआत किया जाता है, इसमें एक हमारे राष्ट्रीय राइफल के यूनिट को एक इनपुट मिलती है कि सोफियान के सुकरूल केलर के घने जंगल में 3 आतंकवादी छिप कर बैठे हुए हैं कायर की तरह, जिसमें से एक आतंकवादी का सीधा सीधा जो लिंक था वह पहलगांव के अटैक से था, जो कि लॉजिस्टिक पहुंचाने में, आर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन देने में और साथ ही साथ रहने के लिए यहाँ कश्मीर के अंदर जितने भी व्यवस्था हैं वे सारे के सारे इसने किया था। जिसमें साहिल कुटेजा जो अभी भी बचा हुआ था उसका नाम बार बार आता है। यह स्पष्ट करता है, पहले भी इसने हमारे जो फोर्सेज हैं उसका निगाह साहिल कुटेजा पर था और इस पे बार बार इस तरीका का घटना का अंजाम देने के लिए इस पे एलिगेशन लगते रहे हैं। उसके बाद ऑपरेशन होता है। हमारे चारों सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, असम राष्ट्रीय राइफल तथा जम्मू पुलिस चारों के चारों मिलकर सुबह 8 बजे ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं। पूरी तरीका से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है और अंधाधुंध फायरिंग करके उन जितने भी वहां आतंकवादी छुपे हुए थे सारे को मार दिया जाता है, जिसमें से मुख्तः नाम आता है अदनान सैफदार जो पिछले साल ज्वाइन किया था, शाहिद कुटेजा और अहसान उल शेख। इन 3 जो और हेड लिस्ट थे इन तीनों को साफ कर दिया जाता है और साथ ही साथ बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन भी वहां से जब्त किए जाते हैं। उसके बाद यह एक मोमेंटम ऑपरेशन है। मोमेंटम ऑपरेशन का मतलब लगातार ऑपरेशन होते रहेगा, लेकिन अब ऑपरेशन का नाम जहां ऑपरेशन होगा वहां के नाम पे इस ऑपरेशन को नाम को रखा जाता है। उसके 2 दिनों के बाद 15 मई 2024 को नादिर, एक जगह जो कुलगांव में स्थित है, तो नादिर नामक जगह पर यह ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है और वहां के जंगलों में छिपे आतंकवादियों के द्वारा इस प्रकार की ऑपरेशन करके जब इनको कुछ वहां स्पीसीज बुझाता है, कुछ वहां गलत नजर आता है, तो इन्होंने फायरिंग करते हैं, उधर से भी फायरिंग होती है और इसमें पुनः टीआरएफ से जो जुड़े हुए 3 और मेन आतंकवादियों को वहीं एलिमिनेट कर दिया जाता है। आसिफ अनम शेख जो पहलगांव हमले का, इसका भी नाम जो मेन हथियार लेके जाने और शूट करने में था,
अजीम नजीर बानी और अय्यर अहमद भट्ट को खत्म कर दिया जाता है। इस तरह से यह ऑपरेशन अभी और भी भारतीय फोर्सेज के द्वारा ऑपरेशन लगातार स्टार्ट है, जिसमें से अभी मुख्य रूप से जो पाकिस्तान के टॉप कमांडर जो जंगल में छिपा हुआ है हरीश मूसा, उसका भी आप लोग कुछ दिन में सुन लीजिएगा कि उसका भी पूरी तरीका से एलिमिनेट कर दिया जाता है। आप सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।